हाँ तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज के क्लास में लेकर आ चुके हैं केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का जो है यानी कल के लिए 6 फरवरी के लिए जो है वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको सीधे परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट जो है प्लीज इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे मैं फिजिक्स और बायो का दिया था और 100% लड़ा, उसी तरह से मैं केमिस्ट्री का दे रहा हूं। तो आप लोग जो है इसे भी अच्छे से याद कर लीजिएगा और कल के एग्जाम में जाके फोड़ के आइएगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, ज्यादा समय को वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग सीधे क्वेश्चन के तरफ चलेंगे। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन के तरफ चलने से पहले आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। वहां पर जो है आप सभी को यानी इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट जो है अपने सभी यार दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट बिना टाइम वेस्ट किए। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये 100% लड़ने वाला प्रश्न है, सीधे यानी परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक है, गलती से भी इन प्रश्नों को जो है आप लोग भूलिएगा नहीं। ठीक है, आप लोग इसे याद करके ही जाइएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को लिखे। देखिए जो फैराडे का प्रथम यानी विद्युत अपघटन के जो प्रथम नियम है उसके नियम को लिखना है। तो आपको क्या लिखना है कि इस नियम के अनुसार, मतलब कि फैराडे के नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रॉन से मुक्त यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन से मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा की समानुपाती होता है, तो वही जो है फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम है। ठीक है, इतना लिखिएगा आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, इतना लिखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा चलते हैं। दूसरा आपके स्क्रीन में अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आप जो है खाना खाना भूल जाइएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आप जो है याद कर लीजिएगा। ठीक है, कल के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों के घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। ये बस लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए ये वाला लिख दीजिएगा। देखिए ये होता है ना Ka2, ठीक है, Ka2 और B1। ठीक है, ये वाला है ना, तो इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर जो घात है इसको जो है ना आप जोड़ करके एक बार जो है यानी एग्जाम्पल में दे दीजिएगा, ताकि जो है यानी जो चेक करने वाले होंगे वो जो है मोटिवेट हो जाएंगे और उसको लगेगा कि नहीं बच्चा जो है बहुत अच्छा लिखा है। ठीक है, तो ये जरूर लिखने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं तीसरा नंबर। तीसरा आपके स्क्रीन में शॉर्ट की दोष क्या है, ये भी याद रखना है। शॉर्ट की दोष बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट की दोष और फ्रैंकल दोष हर हाल में याद करके जाना है। ठीक है, शॉर्ट की दोष क्या होता है, तो इस दोष में अवयवी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर गायब हो जाते हैं, तो इसे शॉर्ट की दोष कहते हैं। ठीक है, इतना लिखिएगा आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर। फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं। देखिए फ्रैंकल दोष क्या है कि इस दोष में अवयवी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतरकाशी स्थान में चला जाता है। शॉर्ट की दोष में क्या होता है, शॉर्ट की दोष में ना ये नहीं गायब हो जाता है। ठीक है, और फ्रैंकल दोष में क्या हो जाता है, तो वो अंतरकाशी स्थान में चले जाता है। ठीक है, तो इसे फ्रैंकल दोष कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर। देखिए कॉपर के अयस्कों के 2 नाम लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप हर हाल में याद कर लीजिएगा। ठीक है, कॉपर के जो यानी 2 मुख्य अयस्क है उसको आप लिखना है। तो कैसे लिखना है, आपको पहले उत्तर लिख देना है, उसके बाद ये हेडलाइन लिखना है। ठीक है, ये हेडलाइन नहीं लिखेगा तो आपका एक मार्क्स जो है काट दिया जाएगा। तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है ये हेडलाइन हमेशा लिखेगा। कॉपर के 2 अयस्कों के नाम निम्नलिखित है। उसके बाद क्या लिखेगा, कॉपर पाइराइट और उसका सूत्र दे दीजिएगा CuFeS2। उसके बाद क्यूपराइट Cu2O। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, और आप लोग जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा इन प्रश्नों को। ठीक है, कल अगर गर्दा मचाना है तो इन प्रश्नों को याद करके ही जाना होगा। ठीक है, इसीलिए आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स और बायो में जो है बहुत बच्चे यानी बिलीव नहीं कर रहे थे कि सर नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन फिजिक्स और बायो में जो है 100% लड़ रहा है। ठीक है, आप नहीं मानते कमेंट में यानी कमेंट में देख सकते हैं। ठीक है, वर्जन क्या है, वर्जन जो है वो क्या होता है, तो आपको इसका उत्तर क्या लिखना है कि वह प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्कों को वायु की उपस्थिति में यानी वायु के प्रेजेंट में गर्म किया जाता है, जिससे जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भर्जन कहा जाता है। ठीक है, इतना लिखिएगा आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, भर्जन किसे कहते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिससे जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है, उसे भर्जन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर। समय वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे हम लोग फटाफट क्वेश्चन करेंगे। निस्तापन किसे कहते हैं, तो निस्तापन क्या होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो जिससे धातु के ऑक्साइड जो है ना प्राप्त होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं।
हैं। और यहीं पर देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है ना भर्जन में क्या होता है कि सांद्रित अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। और यहाँ पर यानी वायु की यानी अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है और धातु के ऑक्साइड जो है वो प्राप्त हो जाता है। ठीक है, याद रहेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, निस्तापन। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर। ये क्वेश्चन हर हाल में याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, आरएनए तथा डीएनए में अंतर 100% आप याद कर लीजिएगा ये क्वेश्चन। तो आपको सबसे पहले पॉइंट क्या लिखना है कि आरएनए तथा डीएनए में अंतर निम्नलिखित है। ठीक है, उसके बाद आपको एक पॉइंट में आरएनए लिखना है। आरएनए का पॉइंट में आपको क्या क्या लिखना है कि ये एक कुंडलित होता है। आरएनए जो होता है वो एक कुंडलित होता है और ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। आरएनए जो है कोशिका द्रव्य में पाया जाता है और आरएनए जो है वो यानी अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है। ठीक है, इसमें यूरेसिल पाया जाता है। ये तो हर बच्चा को पता होगा आरएनए के बारे में। उसके बाद डीएनए क्या होता है, डीएनए द्विकुंडलित होता है। ठीक है, उसके बाद ये अणुसूत्रों में पाया जाता है और ये अनुवांशिक पदार्थ होता है और इसमें थायमिन पाया जाता है। ठीक है, इतना लिखेगा आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी गलती नहीं कीजिएगा, आप लोग जो है इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। मोलरता एवं मोललता में अंतर स्पष्ट करें। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर कल तहलका मचाना है तो इन प्रश्नों को अच्छे से याद करके जाना है। ठीक है, मोलरता एवं मोललता में अंतर क्या है, निम्नलिखित है। ठीक है, ये पॉइंट आपको हर हाल में लिखना है, हर चीज में। ठीक है, अंतर जब भी पूछे तो आपको ये पॉइंट लिखना ही है, नहीं तो एक मार्क्स काट जाएगा यानी कट जाएगा। ठीक है, तो मोलरता सबसे पहला पॉइंट लिखना है। मोलरता क्या होता है, 1 लीटर विलयन में घुले विलय के कुल संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मोलरता ताप पर निर्भर करता है और इसका एसआई मात्रक होता है मोल पर लीटर। ठीक है, इसका राइट आंसर यहीं तक लिखिएगा, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको मोललता का लिखना है, तब दोनों का अंतर स्पष्ट सही हो जाएगा। ठीक है, 1 केजी विलयन में घुले विलय की कुल संख्या को क्या कहते हैं, तो यानी मोललता कहते हैं। और यहीं पर 1 लीटर विलयन में घुले विलय की कुल संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। और मोललता जो है वो तापमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, और मोलरता जो है तापमान पर निर्भर करता है। इसका एसआई मात्रक मोल पर केजी होता है और मोलरता का जो होता है, मोलरता का क्या होता है, तो मोलरता का मोल पर लीटर होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग जो है अच्छे से याद कर लिए होंगे। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग 10 नंबर चलते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, H2O तरल है जबकि H2S जो है वो गैस है, क्यों है, तो आपको याद रखना है, इसका उत्तर लिखना है कि H2O में जो HO आबंधन प्रबल होता है। देखिए H2O में जो HO बॉन्ड होता है वो यानी प्रबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि H2S में जो HS यानी बंधन होता है वो दुर्बल होता है। ठीक है, वो कमजोर होता है, क्योंकि S का आकार जो होता है वो O से बड़ा होता है, इसलिए H2O जो है तरल है जबकि H2S गैस है। इतना आपको लिखना है, पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा, आपको आप लोग आंख बंद करके याद कर लीजिए। बिंदु दोष क्या है, तो आपको याद रखना है, किसी क्रिस्टल में जालक बिंदु में अभी कणों का विस्थापन से उत्पन्न दोष बिंदु दोष कहलाता है। पूरा मार्क्स मिलेगा इतना छोटा भी लिखने पर। ठीक है, क्योंकि वहां पर एग्जाम में लिखा हुआ रहता है कि सिर्फ अपने भाषा में आप लोग उत्तर दें। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या लिखना है कि कोई भी क्रिस्टल में जालक बिंदु से अभी कणों का विस्थापन से उत्पन्न दोष बिंदु दोष कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर। ये भी क्वेश्चन आप हर हाल में याद रखिएगा, परासरण दाब को परिभाषित करें। ये हर हाल में याद रखिएगा, परासरण दाब। ठीक है, वह बाहरी दाब जो विलयन के तरफ से लगाने पर जो है परासरण की क्रिया को रोका जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, ये आपको हर हाल में याद रखना क्या कि वह बाहरी दाब जो विलयन के तरफ से लगाने पर परासरण की क्रिया को रोका जाता है तो परासरण दाब कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर। देखिए विशिष्ट चालकता क्या है, ये भी याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट चालकता क्या है, तो विशिष्ट चालकता को विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, विशिष्ट चालकता को क्या, विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम में यानी उसके जो है व्युत्क्रम के रूप में जो है परिभाषित करते हैं। ठीक है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक लिख दीजिएगा क्या, 1/mho सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं 14, सक्रियण ऊर्जा 100% आपको देखने को मिलेगा। सक्रियण ऊर्जा अभिकारक से मध्यवर्ती के निर्माण में आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, अभिकारक से मध्यवर्ती के निर्माण में आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर। एनिलीन HCl में घुलनशील होता है, क्यों, तो एनिलीन जो है ये HCl में यानी हाइड्रोक्लोराइड में जो घुलनशील होता है वो क्यों होता है, तो आपको उसका उत्तर क्या लिखना है, एनिलीन जो है वो क्षारीय प्रकृति होने के कारण यानी वो जो है ना एल्केलाइन नेचर होने के कारण ये अम्ल HCl में घुलकर साल्ट बना देता है। ठीक है, यानी नमक बना देता है, इसलिए एनिलीन जो है HCl में घुलनशील होता है। ठीक है, इतना आपको लिखना है, पूरा मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर। देखिए
क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं? देखिए जो क्वथनांक का उन्नयन है उससे आप क्या समझते हैं? तो उसका उत्तर क्या लिखना है? किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो क्वथनांक के उन्नयन कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 100% आएगा। आंख बंद करके आप लोग जो है इसे 2 से 3 बार बोल करके याद कर लीजिए। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो उसे हम लोग क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। ठीक है, इसका देखिए अब यहाँ पर है यानी अब उसके बाद क्या लिखना है? सूत्र लिखना है यानी डेल टी बी इक्वल टू यानी T2 माइनस T1। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है क्या कि जहाँ T2 जो होता है वो यानी घोल का क्वथनांक होता है और T1 जो होता है शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। ठीक है, यानी घोल का क्वथनांक माइनस शुद्ध जल का क्वथनांक होता है कौन? वो होता है क्वथनांक के उन्नयन। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर। 17 आपके स्क्रीन में देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको हर हाल में याद रखना है। द्रवरागी और द्रवविरागी, ठीक है, यानी लायोफिलिक और लायोफोबिक में अंतर। ठीक है, 100% आप याद कर लीजिए ये क्वेश्चन को। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको जो है 100% परीक्षा में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन हर हाल में याद कर लीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपको देखिए लिखना क्या है, द्रव रागी एवं द्रव विरागी में निम्न अंतर है। उसके बाद आपको द्रव रागी लिख देना है। उसके बाद उसका 3 जो है यानी पॉइंट लिख देना है, क्या कि इसमें बड़े बड़े अणु कणों के रूप में रहते हैं। ठीक है, द्रव रागी में क्या बड़े बड़े अणु जो होता है, मोलिक्यूल जो होता है वो यानी कणों के रूप में रहता है, और ये जो है ना अधिक अस्थायी होता है। ये यानी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और इस पर आवेश की मात्रा शून्य होता है। इसमें जो चार्ज का मात्रा होता है, चार्ज का जो मात्रा होता है ना वो 0 होता है। ठीक है, किस पर? द्रव रागी पर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं द्रव विरागी। ठीक है, इसमें छोटे छोटे अणु कणों के रूप में रहते हैं। द्रव यानी द्रव विरागी में क्या रहता है? इसमें छोटे छोटे अणु कणों के रूप में रहते हैं, और द्रव रागी में क्या होता है? द्रव रागी में जो है बड़े बड़े अणु कणों के रूप में रहता है। ठीक है, और ये कम अस्थायी होता है, और द्रव रागी जो है अधिक अस्थायी होता है, और इस पर आवेश की मात्रा धनात्मक तथा ऋणात्मक होता है, और द्रव रागी में जो है आवेश की मात्रा शून्य होता है। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर। अभिक्रियाओं पर ताप का क्या प्रभाव होता है? ये क्वेश्चन हर हाल में याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अभिक्रियाओं पर ताप का क्या प्रभाव होता है? तो ताप जितना ही अधिक रहता है अभिकारकों के बीच, अभिक्रिया उतना ही तेजी से होता है। ठीक है, यानी ताप जितना ही अधिक रहेगा ना, तो अभिकारकों के बीच जो अभिक्रिया होता है, रिएक्शन होता है, तो वो जो है उतना ही तेजी से होता है। हर 10 डिग्री ताप बढ़ने पर जो है अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है। ठीक है, इतना आपको लिखना है, पूरा मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर। देखिए HIHF शक्तिशाली अम्ल है, क्यों? या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि HF जो होता है यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड जो होता है वो हाइड्रोजन आयोडाइड से जो है दुर्बल अम्ल होता है, वो क्यों होता है? तो ऐसे भी पूछ सकता है। तो आपको उसका आंसर क्या लिखना है कि HI की अम्लीय शक्ति HF से अधिक होता है, क्योंकि HI का बंधन लंबाई जो है HF के बंधन लंबाई से अधिक होता है। अंततः जो है HI HF से शक्तिशाली अम्ल होता है। क्या लिख रहा है कि HI की अम्लीय शक्ति HF से अधिक होता है, क्योंकि HI का जो बंधन लंबाई होता है वो HF के बंधन लंबाई से अधिक होता है, अतः ये जो है HI HF से शक्तिशाली अम्ल होता है। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट 20 नंबर। देखिए लोहे के 2 मुख्य अयस्कों के नाम लिखे। ये क्वेश्चन हर हाल में याद कर लीजिएगा। लोहे के 2 मुख्य अयस्क तो आपको याद रखना है, ये पॉइंट तो आपको लिखना ही है। ये पॉइंट हम बार बार बता देते हैं, अगर ये पॉइंट नहीं लिखिएगा तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, तो लोहे के मुख्य अयस्कों के नाम क्या है? निम्नलिखित है। उसके बाद पहला पॉइंट दे करके क्या लिख देना है? मैग्नेटाइट लिख देना है। उसके बाद उसके करीब में लिख देना है Fe3O4। उसके बाद दूसरा पॉइंट है लोहे का मुख्य अयस्क है हेमेटाइट, और उसका सूत्र क्या है? तो Fe2O3। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, अब चलते हैं 21 नंबर। ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी आपका जितना क्वेश्चन है आप लोग PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। थ्रेशोल्ड ऊर्जा क्या है उसे परिभाषा दें। तो देखिए थ्रेशोल्ड ऊर्जा क्या होता है उसका परिभाषा दें, तो ये हो जाएगा क्या? ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक के अणुओं के पास होती है उसे हम लोग थ्रेशोल्ड ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, देखिए देहली ऊर्जा और थ्रेशोल्ड ऊर्जा वही होता है। ठीक है, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक के अणुओं के पास होती है उसे थ्रेशोल्ड ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना ही है। ठीक है, भूलना नहीं है। आप लोग को एक एक क्वेश्चन याद कर लेना है। अगर कल के एग्जाम में 70 में 70 करना है तो मेरे द्वारा जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दिया जा रहा है उनको 100% याद कर लीजिए, और कल का जो है एग्जाम भी बवाल मचा देंगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इधर आपका जो है यानी लगभग और कितना क्वेश्चन है, यानी 60-70 क्वेश्चन होगा, तो आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत आसान भाषा में है, देखिए ये सब कितना आसान भाषा में, कितना शॉर्ट में है। ठीक है, आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए ये सब क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, यानी 90 क्वेश्चन होगा। ठीक है, और आसान
आसान भाषा में एक बार में याद हो जाएगा, ठीक है, एक बार में आपको याद हो जाएगा, एक बार एक नज़र दोहराएंगे ना तो आपको पूरा याद हो जाएगा। तो प्लीज़ आप सभी इसे डाउनलोड करके याद कर ही लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको 21 इंपॉर्टेंट बता दिया हूँ, उसके बाद ये सब आपको याद कर लेना है डाउनलोड करके, ठीक है। और ये सब रोगों के नाम ये सब आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज का क्लास हम लोग का यहीं तक रहने वाला है। क्लास आपको कैसी लगी तो यानी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।